गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन तीसरा हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे निःशक्त जनों के बारे में, अर्थात हमारी जो सरकार है उस सरकार ने निःशक्त जनों के लिए क्या प्रयास किया है, साथ में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले निःशक्त जन, ठीक है, और निःशक्त जनों को अपन विशेष योग्य जन भी बोलते हैं, अर्थात जिनको विशेष जरूरत होती है उनको विशेष जरूरत वाले लोग या निःशक्त जन कहते हैं। ये जो निःशक्त जन है उनकी देखभाल, निःशक्त जनों की देखभाल या उनका पालन पोषण या एक तरीके से उनकी देख रेख के लिए कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून बनाए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो विकलांगता अधिनियम 1995 विकलांगता अधिनियम 1995 के द्वारा पहली बात तो इसकी परिभाषा दी गई है कि हम कहेंगे किसे, अर्थात निःशक्त जन होगा क्या। तो निःशक्त जन का मतलब यह है विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, और यदि चिकित्सक 40% विकलांगता, किसी व्यक्ति को 40% विकलांगता घोषित कर देता है, चिकित्सक क्या करेगा, जांच करेगा, उसकी जांच करने के बाद उसका जो पूरा शरीर है उसका 40%, कितना प्रतिशत है, 40% अगर उसको क्या कर देता है कि विकलांग घोषित कर देता है तो वो निःशक्त जन की श्रेणी में आ जाएगा। किस श्रेणी में आ जाएगा, निःशक्त जन की श्रेणी में, निःशक्त जन की श्रेणी में ले लिया जाएगा उसे। किसमें ले लिया जाएगा, निःशक्त जन की श्रेणी में ले लिया जाएगा। इसमें क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विशेष योग्य जन या विशेष योग्य जन निवास करते हैं, इनको शामिल किया गया है इस श्रेणी में। जो कुल जनसंख्या का 2.21 है, तो कुल जनसंख्या हमारी 1,21 करोड़, तो इसका ये 2.21% या 2.21% ये जो विशेष योग्य जन है उनकी संख्या है। हमारे पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में 1,21 करोड़ टोटल जनसंख्या, उसमें से 2.21% किसका है, तो ये विशेष योग्य जनों का है। टोटल संख्या देखें तो 2.68 करोड़ ये विशेष योग्य जन है जिनकी संख्या भारत में निवास करती है। और कौन सी जनसंख्या के अनुसार है, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या बताई गई है। अनुच्छेद 41 तथा 11वीं व 12वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं इनके लिए। तीसरी बात है कि अनुच्छेद 41 में तथा 11वीं व 12वीं अनुसूची
अनुसूची में इनके लिए क्या है, प्रावधान किए गए। किसके लिए? विशेष योग्य जनों के लिए। विशेष योग्य जनों के लिए प्रावधान कहाँ पर है? तो 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में और 41वें अनुच्छेद में। ठीक है। इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, इसमें भी इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। विकलांगता, समान अवसर, अधिकार और संरक्षण, पूर्ण भागीदारी। अर्थात ये जो विकलांगता है, इस विकलांगता में क्या है कि इनको एक तरीके से आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण प्रदान किया गया, समान अवसर मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे। विकलांगता तो है लेकिन अवसर, जिसको हम बोलते हैं समान अवसर, समान अवसर, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता, ये सभी प्राप्त होगी। किनको प्राप्त होगी? जो विकलांग होंगे उनको भी ये प्राप्त होंगी। समानता, स्वतंत्रता, हर चीज उनको प्राप्त होगी। ठीक है। ऑटिज्म या प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता इत्यादि ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास 1999 राष्ट्रीय न्यास बनाया गया है। एक राष्ट्रीय न्यास परिषद बनाई गई है 1999 में। राष्ट्रीय न्यास परिषद 1999 बनाई गई है, जिसमें ऑटिज्म बच्चे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है। अपने आप में खोए रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो करते ही जाएंगे, किस चीज को बजा रहे तो बजाते ही जाएंगे, उनको ऑटिज्म कहते हैं। ठीक, इसके भी विशेष योग्य में होते हैं। विकलांग बच्चे विशेष योग्य में आते हैं। इसके अलावा और जैसे मानसिक अंधता है, ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर है या मंदबुद्धि है, उनको भी हम इस श्रेणी में लेते हैं। ठीक है। वो भी विशेष योग्य है, उनको भी विशेष जरूरत होती है। इसके अलावा बहुविकलांगता, कोई हाथ से है, कोई पैर से है, ठीक है, उनको भी हम इस श्रेणी में ही लेते हैं। तो ये इसके लिए एक ऑटिज्म दिवस ही मनाया जाता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म, ये और जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा एक तरीके से हम कहें अंतर्मुखी होते हैं। और दूसरी बात, ये कोई काम करते हैं तो काम करते ही रहेंगे। स्वलीनता बोलते हैं इसको ना, स्वलीन रहते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। स्वलीनता। ठीक है। स्वलीनता से ग्रसित होते हैं, तो ये भी इनमें आते हैं। इसके अलावा विकलांग जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 26, इसमें भी प्रयास किए गए हैं। विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, अर्थात जो विकलांग छात्र होते हैं, विकलांग छात्रों के लिए क्या किया जाता है? छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। मैट्रिक पूर्व भी की जाती है, मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक पश्चात भी की जाती है। अर्थात 10वीं से पहले
और 10वीं के बाद में, दोनों ही प्रकार से इन विकलांग बालकों के लिए एक तरीके से योजनाएं चलाकर छात्रवृत्तियां इनको प्रदान की जाती है। गवर्नमेंट के प्रयास किए जाते हैं जिनके माध्यम से ये अपना कार्य कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में इनके लिए कार्य किए गए।